तो आज हमारा जो टॉपिक है ये है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका। रोल ऑफ अ टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट पर्सनालिटी। तो किस तरह की जो है भूमिका एक विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की होती है। और जैसे हम पीछे समझ रहे हैं कि सर्वांगीण विकास शिक्षा का एक अनिवार्य जो है उद्देश्य होता है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत जो है हम उसके शैक्षिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और साथ में जो है उसके व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है, इसको तो इसकी जो परिभाषा है वो एक सरल स्वरूप में देना संभव नहीं है। व्यक्तित्व कई आयामों और कई गुणों का एक मिश्रण माना जाता है। सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की तमाम शारीरिक विशेषताओं, तमाम मानसिक विशेषताओं का जो मिश्रण है, एक संयोजन है, वो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व या उसकी पर्सनालिटी मानी जा सकती है। तो जब हम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका को देखते हैं तो इसे समझाते हुए आर.वी. कैटल ने कैसे समझाया इसे कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। अर्थात जैसे किसी को जब देखते हैं, चाहे हम एक नेता को देखें, चाहे एक डॉक्टर को देखें, चाहे एक शिक्षक को देखें, चाहे एक खिलाड़ी को देखें, उसको देखने के बाद अन्य व्यक्तियों के मन में उसके लिए जो प्रतिक्रिया आती है कि क्या ये खिलाड़ी इस रेस को जीतेगा, क्या ये नेता इस चुनाव को जीतेगा, क्या इस डॉक्टर इस प्रकार के मरीज को बचा पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि एक स्वाभाविक जो प्रतिक्रिया किसी अन्य के द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में निर्धारित होती है और वो जो प्रतिक्रिया होती है वो उस सामने वाले व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, उसका जो संचार है, कम्युनिकेशन, उन तमाम चीज़ों के इर्द गिर्द रह करके होता है। परिणाम क्या होगा वो अलग विषय है। तो आर.वी. कैटल क्या कह रहे हैं? आर.वी. कैटल कह रहे हैं कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। अब परिस्थिति का तात्पर्य यहाँ पर जैसे हमने कहा कि जो एक खेल रहा है या फिर कोई दौड़ रहा है या फिर कोई तैयारी कर रहा है या फिर कुछ अन्य कुछ भी कर रहा हो, तो उसके व्यक्तित्व के आधार पर एक आंकलन सामान्य रूप से निर्धारित होता है। ऐसा जो है आर.वी. कैटल ने दिया था। तो ये व्यक्तित्व की एक जर्नल बात है। अब जब इसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं पर्सनालिटी का, तो व्यक्तित्व का जो विश्लेषण है वो क्या है, किस किस तरह से इसका विश्लेषण संभव है। तो इसमें पहला हिस्सा है मनोशारीरिक तंत्र। मनोशारीरिक तंत्र, इसके द्वारा जो है हम व्यक्तित्व का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है पहला तत्व क्या है, मानसिक, दूसरा तत्व क्या हो गया, शारीरिक। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि व्यक्तित्व है क्या, तो उसमें हम समझ रहे थे कि व्यक्तित्व तमाम शारीरिक, तमाम मानसिक विशेषता, गुणों का एक मिश्रण है और उसी के आधार पर किसी के बारे में एक कल्पना की जा सकती है कि ये सामने वाला व्यक्ति कैसा होगा, किस तरह का होगा, और अगर कभी इसके सामने कोई ये निश्चित परिस्थिति आए तो ये क्या करेगा।
तो वो व्यक्तित्व है जिसके आधार पर हम ये निचोड़ निकालते हैं। या फिर जो आशा बढ़ती है, किसी पर विश्वास बढ़ता है, किसी पर ट्रस्ट बढ़ता है, वो इस व्यक्तित्व के माध्यम से उसका निर्धारण होता है। तो मनोशारीरिक तंत्र के अंतर्गत मानसिक और शारीरिक चीजें आ गई हैं। जब इसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जाते हैं तो इसके अंदर शील गुण, संवेग, आदत, ज्ञान शक्ति, चित्त प्रकृति, चरित्र, अभिप्रेरण, इन सबको अगर हम जोड़ लें तो ये मूल रूप से हम सबको मिलाकर कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक विशेषताओं, क्षमताओं, गुणों, अवगुणों, तमाम चीज का जो मिश्रण कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी बन जाएगी। जब हम ये कह रहे हैं कि एक शिक्षक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में भूमिका निभाता है, तो पहले हमें ये समझना होगा कि व्यक्तित्व है क्या चीज़, पर्सनालिटी क्या चीज़ होती है, किन गुणों के मिश्रण को हम व्यक्तित्व कहते हैं, अच्छा व्यक्तित्व में क्या बातें होती हैं, एक अच्छा व्यक्तित्व जो नहीं होता है उसमें क्या बातें होती हैं। तो इनके आधार पर ही तब समझ सकते हैं कि शिक्षक ऐसे गुणों को बेहतर करने में एक विद्यार्थी की कैसे मदद करता है। तो दूसरा इसमें गात्यात्मक संगठन, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की विशेषताओं के मिश्रण को व्यक्तित्व विश्लेषण का एक आधार मानते हैं तो तब हम उसे कहते हैं गात्यात्मक संगठन। संगठन का मतलब ये जोड़ है, ये शारीरिक और मानसिक। शारीरिक में जैसे हम ये भी देखते हैं कि चुस्त दुरुस्त शरीर वाला है कोई, फुर्तीला है कोई, स्वस्थ है कोई, एक्टिव है कोई, तो वो भी एक तरह का व्यक्तित्व होता है। और एक आलसी है, सुस्त है, बेडौल शरीर है, या तो वो भी उसका एक व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए इसको संगठन बोला गया, गात्यात्मक संगठन, जिसमें ये दोनों का क्या होता है, मिश्रण। इसको अलग अलग जो है नहीं देखते हम, यानी शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को इसके अंदर अलग अलग नहीं देखा जाता है। तीसरा जो विश्लेषण का है संगतता। संगतता का मतलब है कि जब एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जब हम समझ लेते हैं तो एक चीज़ देखने को मिलती है कि अलग अलग जो परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में आती हैं, उन अलग अलग परिस्थितियों में उसका व्यवहार अलग अलग नहीं होता है, वो व्यवहार एक ही जैसा होता है। और जैसे फिर हम कल्पना करते हैं कि किसी के व्यक्ति के, जैसे किसी ने गलत काम कर दिया, तो पहले से एक अवधारणा है लोगों की उसके व्यक्तित्व के बारे में कि वो ऐसा व्यक्तित्व का व्यक्ति, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, ये काम वो हो ही नहीं सकता, भ्रष्टाचार वो कर ही नहीं सकता। तो ऐसे ही एक अवधारणा होती है। तो संगतता का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में एक ही जैसे व्यवहार को प्रदर्शित करता है या एक ही जैसे गुणों के माध्यम से उन परिस्थितियों को देखता है, तो फिर हम कहते हैं कि उसके अलग अलग परिस्थितियों में समान व्यवहार को प्रदर्शित करने की जो उसकी विशेषता है वो है संगतता। और ये चीज़ कई जगहों पर जो है लागू होती है। अगर एक विद्यार्थी भी किसी कक्षा में कुछ गड़बड़ी कर देता है तो शिक्षक का एक पूर्वानुमान उसके व्यक्तित्व के आधार पर होता है कि वो बच्चा ये कर सकता है या नहीं कर सकता है, और ये हमारे आम जीवन में भी होता है। तो इसमें संगतता भी एक तत्व है जिसके माध्यम से व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हैं। उसके अलावा वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण। अब ये जो हमारा व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, हमारा जो वातावरण है, वातावरण में जो हमारे चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द जो बातें होती हैं, घटना होती है, समाज है, तमाम तरह की जो हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं, उसमें हमारी प्रतिक्रिया, उसमें हमारा जो है
कार्य या फिर जो है गतिविधि क्या होगी, ये भी एक विश्लेषण है। तो हम यहाँ क्या समझ रहे हैं कि व्यक्तित्व का विश्लेषण कैसे कैसे कर सकते हैं, मनोशारीरिक तंत्र के द्वारा, जिनमें इन चीज़ों को ध्यान देना होता है। गात्यात्मक संगठन के द्वारा, जिसमें कहते हैं ये अलग अलग जो है चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। संगतता, जिसमें व्यवहार दो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समान होता है। और वातावरण में जो है अपूर्व समायोजन का निर्धारण। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत हम देखेंगे। तो ये सारे जो है व्यक्तित्व विश्लेषण के क्या हो जाएंगे, भाग। अब व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है? साइलेंट फीचर ऑफ पर्सनालिटी। तो व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं जिसके आधार पर ये मानक निर्धारित हो सकते हैं कि शिक्षक को किन गुणों को विकसित करना चाहिए एक विद्यार्थी में, ताकि उसका व्यक्तित्व आने वाले समय में और निखरे और अच्छा हो, बढ़िया हो, जिसके कारण जो है उसको जो है लाभ अधिक से अधिक हो या फायदा उसको ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें जो है क्या हैं इसमें। तो जब हम जो है विशेषताओं में जाएंगे तो शारीरिक स्वस्थ, संतुलित एवं उचित तरीका एक इसकी विशेषता है। जैसे अच्छा व्यक्तित्व का जो व्यक्ति माना जाता है उसकी विशेषता क्या है कि शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होगा, संतुलित चीज़ें उसमें होंगी और जो भी चीज़ें हो करता होगा उत्तम तरीकों से बेहतर। ये इसकी एक विशेषता मानी जाएगी। संतुलित व्यक्तित्व स्वाभिमानी, यानी स्वाभिमानी किस्म के होते हैं तथा आत्मचेतना युक्त होते हैं। यानी इनमें आत्मचेतना का मतलब खुद का अवलोकन करते रहते हैं, चीज़ों का अवलोकन करते रहते हैं, आप अपने आसपास की चीज़ों का ध्यान करते रहते हैं। तो ये आत्मचिंतन भी करते हैं, स्वाभिमानी भी होते हैं और संतुलित, बैलेंस। इसके साथ में जो है आत्म गौरव का अस्थाई भाव इनमें होता है। आत्म गौरव मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस या अपनी बात पर टिके रहना। हम जितने भी जो है लोगों को, सफल लोगों को देखते हैं, उनका शरीर, उनका सब कुछ दूसरे लोगों की तरह होता है, परंतु अगर उनमें अंतर होता है तो व्यक्तित्व ही है, पर्सनालिटी है। वो बाकी लोगों की तरह शरीर के हिसाब से हैं, खून के हिसाब से हैं, हड्डियों के हिसाब से हैं, तमाम चीज़ें जो है उनकी बाकियों की तरह हैं, परंतु जो उन्हें विशिष्ट बनाता है वो उनका व्यक्तित्व। उस व्यक्तित्व में गुण की बात होती है। गुण के अंतर्गत ये आत्मगौरव, यानी जो चीज़ वो करते हैं उस पर उन्हें बड़ा विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है। इसीलिए लीडर वही लोग बन पाते हैं जो अपने बातों पर भरोसा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और उनके पीछे फिर हजारों लाखों जो है लोग तैयार रहते हैं। तो ये भी व्यक्तित्व की विशेष है। सामंजस्यता या अनुकूलता, यानी जब कई तरह की चीज़ें होती हैं, समस्याएं होती हैं, दिक्कतें होती हैं, काम होते हैं, उन तमाम चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना या परिस्थितियों के अनुकूल तैयार हो जाना, ये भी एक अच्छे व्यक्तित्व की क्या है, विशेषता है। सामाजिकता की भावना, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है, लोगों के बीच में रहता है, और जब जो है वो लोगों के बीच में होता है, परिवार के बीच में रहता है, तो उसका दूसरों के प्रति भावना, संवेग, वो तमाम बातें जो है उसके अंदर होनी चाहिए। ये भी एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। उद्देश्य उन्मुखी, यानी बिना लक्ष्य के आगे जाना, समय गुजार देना, ये अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। एक अच्छा व्यक्तित्व वो होता है जिसका एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है और उसके अनुसार वो क्या करता है, आगे बढ़ता है। प्रबल एवं दृढ़ इच्छा शक्ति वाला और बिल्कुल पक्का जो है इरादा वाला जो है व्यक्ति ये होता है। इन तमाम विशेषताओं को अगर हम इकट्ठा कर लें तो तब हम कहेंगे कि ये व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। और एक व्यक्तित्व, एक अच्छा व्यक्तित्व, एक मजबूत व्यक्तित्व क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो जो है हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि ये क्या हो, विशेषता इसके अंतर्गत है।
अब व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व क्या हैं, किन किन चीज़ों से जो है व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। तो ये निर्धारक जो तत्व हैं इसके अंतर्गत, इनके अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं। पहला तत्व है इसमें जैविकीय निर्धारक। जैविकीय निर्धारक जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये। तो जैविकीय मतलब जो हमारे आंतरिक स्थिति में होते हैं, हमारे हाथ में तो नहीं होते हैं। तो ये जो जैविकीय निर्धारक तत्व हैं इनसे भी जो है व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। जैसे पहला पॉइंट इसमें शारीरिक संरचना। अब शारीरिक जो संरचना होती है कि जो है अच्छी कद काठी का आदमी, हेल्दी आदमी, लंबाई चौड़ाई अच्छे सी वाली होना, ये भी एक व्यक्तित्व की पहचान होती है। और ये जैविकीय कारक माना जाता है, बायोलॉजिकल फैक्टर, जो हमें जन्मजात हमारी पिछली पीढ़ी से आता है। तो ये भी एक देखा जाता है। या फिर जो दुनिया में सुपीरियर रेस यानी अच्छे लोग और इन्फीरियर रेस यानी जो निम्न प्रकृति के लोग होते हैं। या फिर जैसे अंग्रेज अपने आप को, गोरे लोग अपने आप को सुपीरियर रेस मानते हैं बायोलॉजिकली, यानी जो है जेनेटिकली वो अपने आप को अच्छा मानते हैं। या फिर अंग्रेज भारत में इतने सालों तक रहे तो उनकी अपने हमेशा एक सोच थी। तो एक सामान्य जो है निर्धारण करने में शारीरिक संरचना, लंबाई चौड़ाई, स्वस्थ शरीर, ये तमाम चीज़ें भी व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। दूसरा है शारीरिक रसायन। शारीरिक रसायन का मतलब होता है कि जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है शरीर का, या फिर हम ये कहें कि हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड। इन ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं। ये हार्मोन हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। जैसे खुश रहने की प्रवृत्ति, गुस्सा होने की प्रवृत्ति, भावनात्मक होने की प्रवृत्ति, ये जो तमाम जो चीज़ें हैं ये हमारे शरीर से निकलने वाले हार्मोनों के द्वारा निर्धारित होती हैं। हमारे शरीर में कई तरह की ग्रंथियां होती हैं। दिमाग में होती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, गले में होती है जिसको हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि होती है, तमाम ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों से हार्मोन जब निकलता है तो हमारे शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित, उत्तेजित, तमाम चीज़ें वो करता है। और ये चीज़ें ठीक से रहेंगी उसके लिए जो है हमारा खान पान, हमारा माहौल, हमारे ऊपर दबाव तनाव, वो चीज़ें भी इस पर रोल रखती हैं। तो ये जो है शारीरिक रसायन यानी जिसका ग्रंथि यानी जिसका अपने स्वभाव पर, इन चीज़ों पर नियंत्रण होता है, वो भी जो है व्यक्तित्व का एक कारक बन सकता है। और ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है। तीसरा इसमें परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। परिपक्वता यानी किसी भी चीज़ के बारे में हमारी जो एक अवधारणा होती है वो कितना है, तो मैच्योर कितने हैं, किसी चीज़ को जल्दी से डिसाइड करते हैं, सोच के डिसाइड करते हैं, या फिर लापरवाही से करते हैं, ये मैच्योरिटी हम बोलते हैं कि परिपक्व व्यक्ति है, परिपक्व बच्चा है। और चौथा इसमें जनन यानी जो हमारे जो है जेंडर वाले हिस्से हैं, जेंडर मतलब पुरुष महिला, ये तमाम चीज़। इन चारों चीज़ों को इकट्ठा कर दें तो ये होते हैं जैविकीय निर्धारक, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं ये। तो इनसे भी जो है क्या निर्धारित होता है, व्यक्तित्व का पहला। दूसरा इसमें सामाजिक निर्धारक, सोशल डिटर्मिनेंट्स। इसमें जो है सामाजिक रूप से बच्चा कैसे होगा, क्या होगा, कल को अपने परिवार की देखभाल करेगा, अपने समाज की चिंता करेगा, अपने देश का ख्याल रखेगा, अपना ख्याल रखेगा, या फिर जो है सम्मान करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा, ऐसी तमाम सामाजिक एलिमेंट्स है ये इसका जो है ये दो जगहों से जुड़ा होता है। एक तो विद्यालयी निर्धारक हैं, स्कूल डिटरमिनेंट्स, और दूसरा है पारिवारिक, यानी बच्चे को ये तमाम चीज़ें क्या उसके स्कूल के माध्यम से मिली हैं या फिर उसको परिवार की परवरिश से मिली हैं। अगर ये मिली, दोनों जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से व्यक्तित्व का अच्छा सा विकास होगा। अगर यहाँ भी नहीं मिला और यहाँ भी नहीं मिला तो दिक्कत है।
और फिर उस बच्चे का जो व्यक्तित्व विकास होगा वो अच्छा सा नहीं होगा। यही कारण है कि समान स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे अलग अलग प्रवृत्ति के विकसित होते हैं बाद में, और वो समाज, देश, अपने लिए, परिवार के लिए अलग अलग तरह का एक देखने को मिलता है उनके अंदर। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए। यहाँ पे ये सामाजिक निर्धारक है, यहाँ से व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। और तीसरा इसमें सांस्कृतिक निर्धारक, कल्चरल डिटर्मिनेंट। संस्कृति यानी जो हमारी भाषा, बोली, खान पान, व्यवहार, तौर तरीका, ये तो तमाम चीज़ें हैं, ये कल्चर के अंतर्गत आती हैं, संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे जो है अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं, अलग अलग जगहों के लोग हैं, इनका जो सामाजिक, इनका जो व्यक्तित्व होता है उस पर जो है उनकी संस्कृति का काफ़ी प्रभाव होता है। यानी रोज़मर्रा के जीवन में उन्होंने क्या चीज़ें देखी हैं, और जो चीज़ें वो देखते हैं या करते हैं या शामिल रहते हैं, वो चीज़ें उनमें उभर कर आती हैं, और फिर बाद में वही चीज़ें रिफ्लेक्ट भी होती हैं समाज के समक्ष उनसे, और वही चीज़ हम उनका क्या मानते हैं, व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के अंतर्गत इन तीन की भूमिका, जैविकीय निर्धारक जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, सामाजिक निर्धारक जो, और तीसरा हो गया सांस्कृतिक निर्धारक। ये जो है व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। अब ये आता है इसमें व्यक्तित्व के वर्ग या प्रकार, यानी कितने प्रकार का व्यक्तित्व होता है, फिर पर्सनालिटी किस किस तरह की होती है। तो जब हम जो है इसको डिफाइन करेंगे तो विश्व में, दुनिया में बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे स्कॉलर हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, अलग अलग ढंग से बताया है कि व्यक्तित्व किस किस तरह का होता है या कितने प्रकार का होता है। तो इसमें अगर हम प्राचीन काल में जाएंगे, एंशिएंट टाइम में जाएंगे, तो वहाँ पर भी कई सारे विद्वान हुए हैं, और आधुनिक काल में भी कई सारे विद्वानों ने इनको परिभाषित किया है। इन्हीं में से एक है हिप्पोक्रेटस, और ये जो है एक प्रसिद्ध विद्वान थे जो है ग्रीक के, लगभग आज से 2400 साल पहले, 2400 साल पहले। तो इन्होंने जो है शारीरिक स्वभाव के आधार पर, शारीरिक फिजिकल बिहेवियर के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा। तो इन्होंने क्या कहा, एक तो कफ प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। कफ, ये जो हमारा वात पित्त होता है, तो हमारा उसी का एक आंकलन है कफ प्रवृत्ति के व्यक्ति। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये चुस्त होते हैं परंतु चिड़चिड़े किस्म के होते हैं, स्वभाव से संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं, यानी इमोशनली कमजोर होते हैं। तो जो कफ प्रवृत्ति के आदमी होते हैं उनका जो व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, चुस्त तो होते हैं, चिड़चिड़े किस्म के स्वभाव के होते हैं, और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं। ये जो है हिप्पोक्रेटस ने पहली तरह के लोगों को बताया। दूसरा इन्होंने कहा काले पित्त वाले, काले पित्त वालों के बारे में जो है इन्होंने कहा कि जो है ये जो लोग होते हैं ये निराशावादी होते हैं, यानी इनमें पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव देखने की प्रवृत्ति होती है। और वो हम लोग अपने बीच में भी देखते हैं कि कई सारे लोग जो है सकारात्मक होते हैं कि नहीं नहीं करना है। जैसे आप लोग ही अपने आप को देख लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, और पता नहीं कितने और ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म भरे होंगे। अब कई लोग पहले से सोच लेते हैं निकलना नहीं है, तो निकलना नहीं है तो पढ़ना क्यों है, कोचिंग क्यों करनी है, तो फिर भराई क्यों है, और नहीं करना था तो पीछे पढ़ाई क्यों की है। तो एक तो ये प्रवृत्ति हुई। दूसरी प्रवृत्ति क्या हुई, नहीं नहीं कोशिश करते हैं, देखते हैं कुछ हो जाए, निकल जाए, क्या पता। तो ऐसा ही प्रवृत्ति ये व्यक्तित्व की विशेषता होती है। यही कारण है कि हम कौन से लोग अच्छे पदों पर, बड़े पदों पर, बड़ी चीज़ों में आते हैं, ये इन लोगों में सबसे बड़ी विशेषता होती है आशावादी, यानी ये पॉजिटिव होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है
आशा रखते हैं चीज़ों के होने में, करने में, और यही आशा जो है व्यक्ति को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहती है। तो ये काले पित्त वाले व्यक्ति निराशावादी होते हैं, शक्तिहीन। अब जब काम ही नहीं करना है तो जो है शक्तिहीन होंगे और दुखी भी रहते हैं, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा। तो ये इनकी विशेषता है हिप्पोक्रेटस के अनुसार। तीसरा उन्होंने कहा पीले पित्त वाले व्यक्ति, ये आनंद युक्त होते हैं, सुस्त होते हैं, संवेगात्मक रूप से सशक्त होते हैं। इसका मतलब ये ऐसे लोग होंगे जो अपने में मौज हैं, खुश हैं, मस्त हैं, बाकी ज़्यादा कुछ टेंशन फ्री नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये तीसरे तरह के व्यक्ति हो गए हिप्पोक्रेटस के अनुसार। और चौथे हो गए अधिक रुधिर वाले व्यक्ति। अधिक रुधिर वाले व्यक्तियों की विशेषता क्या हो गई? एक तो एक कर्मठ होते हैं। कर्मठ, कर्मठ का मतलब है हार्ड वर्कर। पहली बात असहिष्णु, यानी जो है बहुत जल्दी से दूसरे को टॉलरेट नहीं करते हैं, बिल्कुल जो है अपनी रखनी है, आगे बढ़ना है। और शीघ्रगामी, इसका मतलब तेजी से निर्णय करना और आगे बढ़ जाना। और आशावादी। ये डिवीजन हिप्पोक्रेटस ने किए हैं। तो आप देखेंगे ये वाला अधिक रुधिर वाला और ये जो पहला वाला है ये लगभग थोड़ा मिलते हैं, परंतु जब हम जो है ओवरऑल मिलाकर देखेंगे तो ये जो है ज़्यादा निष्कर्ष वाला पहुंचेगा। तो हिप्पोक्रेटस ने आज से 2400 साल पहले व्यक्तित्व की विशेषताओं को ध्यान में रख करके कितने प्रकार के व्यक्तित्व हो सकते हैं उनको 4 श्रेणियों में बांट दिया था, जिसमें कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, काले पित्त वाले व्यक्ति, पीले पित्त वाले व्यक्ति और अधिक रुधिर वाले व्यक्ति। तो ये हिप्पोक्रेटस का डिवीजन हुआ। अब इसमें दूसरा जो विद्वान है यह है क्रैस्मर। क्रैस्मर के अनुसार इन्होंने व्यक्तित्व को भी परिभाषित किया। शारीरिक संरचना उसमें आधार था और इन्होंने जो व्यक्तित्व को डिफाइन किया वो आज के आधुनिक काल में यानी 1925 में इन्होंने ये परिभाषा दी। तो आप देख रहे हैं कि एक तो प्राचीन समय का विद्वान हिप्पोक्रेटस और एक है आज के दौर का विद्वान क्रैस्मर। क्रैस्मर ने भी जो है व्यक्तित्व को, तो इन्होंने क्या क्या बताया? इन्होंने 3 चीजों में डिवीजन किया। पहला, पिकनिक प्रकार का व्यक्तित्व। पिकनिक प्रकार का व्यक्तित्व में इन्होंने कहा कि ये जो लोग होते हैं ये मिलनसार होते हैं, उसके अलावा सामाजिक भी होते हैं, उसके अलावा विनोद प्रिय। विनोद प्रिय मतलब मस्त हैं, खुश हैं, मेल जोल है। तो विश्व में ऐसे कॉमन व्यक्तित्व जब हम निकालेंगे तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बहुत विकसित भी नहीं है परंतु अपना मस्त हैं, खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे भूटान एक देश है, हमारे बिल्कुल पड़ोसी देश है, सिक्किम के बगल में, आसाम के ऊपर और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम। भूटान छोटा सा देश है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, परंतु एक इंडेक्स आती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा निकाली जाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसे कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब दुनिया में कहाँ पर लोग ज़्यादा खुश हैं, तो भूटान उसमें टॉप में आता है कि वहाँ के लोग खुश हैं, मस्त हैं, जितनी भी तरक्की है, जितनी भी प्रोग्रेस है, खुश है। ये भी व्यक्तित्व की एक विशेषता है और पहचान है। तो क्रैस्मर ने एक तो कहा पिकनिक प्रकार का व्यक्तित्व होता है, दूसरा इन्होंने कहा एथलेटिक प्रकार का व्यक्तित्व। ये क्या होते हैं? खिलाड़ी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, खिलाड़ी। इसका मतलब है, और हम देखते भी अपने जीवन में कई सारे लोग बड़े एक्टिव किस्म के होते हैं, बहुत ही जो है एक्टिव, चलना फिरना, ये करना, हर चीज खिलाड़ी नेचर के हिसाब से करते हैं। और खिलाड़ी प्रवृत्ति के होते हैं, सुखी होते हैं। ये सुखी मतलब खुश हैं, दृढ़ निश्चय, जो भी करना है, जैसा भी करना है, बढ़ना है, लेना है, ये यानी रिस्क लेने की क्षमता होती है इन प्रकार के व्यक्तित्व के लोगों में। तीसरा इसमें है लेप्टोसोमेटिक प्रकार का व्यक्तित्व।
तो लेप्टोसोमेटिक प्रकार का व्यक्तित्व में क्या खासियत, निर्बल कमजोर, निर्बल शरीर यानी वीक बॉडी वाले होते हैं, ये शर्मिले किस्म के होते हैं, एकांत प्रिय, अकेले में रहना पसंद करते हैं, और निराशावादी होते हैं यानी नेगेटिव होते हैं। ये सारी जो है विशेषताएं जो है इस लेप्टोसोमेटिक व्यक्तित्व के लोगों में देखने को मिलेगा। तो क्रेस्मर के अनुसार, जिन्होंने 1925 में परिभाषा दी, व्यक्तित्व 3 प्रकार का हुआ। तो इस तरह से इन्होंने इसे 3 प्रकार से डिवाइड किया। फिर एक सेल्डन है। सेल्डन ने जो पुरुष और स्त्री की जो शारीरिक बनावट होती है उसके आधार पर इन्होंने 1925 में व्यक्तित्व को परिभाषित किया। तो इन्होंने जो है शारीरिक बनावट के आधार पर, शारीरिक संरचना वो पीछे वाली भी है, इन्होंने बनावट पे खासकर उसको परिभाषित करने का प्रयास किया, सेल्डन। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी 3 तरह से बोला। गोलाकार व्यक्तित्व, इसमें क्या होता है, ऐसे लोग जो शक्तिहीन होते हैं, जो है आराम तलब यानी बिल्कुल आराम चाहिए, शरीर को कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, इसको इन्होंने कहा गोलाकार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, सेल्डन ने 1925 में। दूसरा है आयताकार व्यक्तित्व या आयताकार बनावट वाले व्यक्तित्व। इसमें क्या खासियत बनाई इन्होंने, शारीरिक रूप से तो संतुलित है, साहसी भी हैं, और डर नहीं होता इनके बीच में, यानी निडर किस्म के होते हैं। ऐसे लोगों को इन्होंने आयताकार बनावट वाला व्यक्तित्व कहा। तो सेल्डन ने दूसरे लोग ऐसे बताए। इसमें कंपैरिजन भी करेंगे आप, ये कंपैरिजन में वो बोल सकते हैं कि जो है क्रेस्मर के अनुसार या फिर सेल्डन के अनुसार कौन से जो है व्यक्तित्व एक जैसे हैं या उनके अंदर, या हिपोक्रेटस के अनुसार, तो तीनों को कंपैरिजन में भी ला सकते हो, इसलिए आपने तीनों के पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। और तीसरा उन्होंने कहा लंबाकार बनावट वाला, इसमें उन्होंने कहा कमजोर एवं शक्तिहीन, निराशावादी और असामाजिक। तो पीछे जो हमने पढ़ा उसमें भी जो है इस तरह की विशेषताओं वाले व्यक्तित्वों को हमने देखा। तो इन तीनों ने, हिपोक्रेटस, सेल्डन और क्रेस्मर ने जो व्यक्तित्व की परिभाषाएं दी हैं, उनमें कुछ कुछ कॉमन मैच भी होता है उनके बीच में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें इन्होंने इसमें परिभाषित की हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन है तो वो बताइए, किसी को पूछना है यहां से? इसके अलावा जो है व्यक्तित्व का मापन कैसे करेंगे, परखेंगे कैसे कि किसी का व्यक्तित्व कैसा है। या जैसे अभी आप पीछे बात कर रहे थे कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसकी शारीरिक बनावट, उसका बोलचाल का तरीका, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी भाव भंगिमाएं, इन तमाम चीज़ों का फिर हम आंकलन करते हैं। फिर हम उसके बारे में एक अपना निर्धारण करते हैं कि ये कैसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। और ये चीज़ हर कोई करता है। और जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है व्यक्तियों को, व्यक्तित्व से ही निर्धारित होती है। अगर हम किसी ऑफिस में जाएं और वहाँ पर हम किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उसी के हिसाब से वो हमें रिएक्शन देते हैं। अगर हम बिल्कुल सुस्त किस्म के ऐसे बिल्कुल, और अगर हम टिप टॉप ढंग से जाके बात कर रहे हैं, ढंग से बोल रहे हैं, ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं, तो सामने वाले को लगता है कि ये तो अलग ही व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। यही चीज़ बच्चों में भी है। तो व्यक्तित्व ही वो पहचान है व्यक्ति की जो उसे अलग बनाती है औरों की तुलना में। तो इसको जो पहचानने के तरीके हैं, मापने के तरीके, वो क्या क्या हैं? इसमें जो है पहला तरीका है व्यक्ति इतिहास विधि। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जानना चाहते हैं तो हमें उसका बैकग्राउंड पूरा खंगालना पड़ेगा। क्या है, कैसा है, क्या पढ़ाई है, क्या लिखाई है, पीछे क्या क्या किया है, अच्छा किया, बुरा किया, तमाम चीज़ें। क्योंकि कई सारे लोग एक्सपर्ट भी होते हैं, चोर, डकैत और ये जो
धोखाधड़ी करने वाले होते हैं, इनके व्यक्तित्व का पता ही नहीं लगता है। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ 2-4 बातों को सुनकर ही उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये भी फैक्ट है। तो अगर हमें किसी की जांच पड़ताल करनी है या उसका जानना है कैसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, तो फिर एक तरीका यह है, उसका पूरा पीछे का बैकग्राउंड खंगालना, जानना, उसकी तमाम बातों को जानकर। इसीलिए जो है, जब पुलिस को किसी व्यक्ति की पहचान करनी होती कि वाकई में चोर है या नहीं है, या इसने गलती से हो गया है, तो पूरा पीछे का खंगालते हैं, वो सब कुछ निकालते हैं, उसका क्या किया, कहाँ रहा, क्या कैसा, क्या पढ़ाई है, क्या नौकरी की, तमाम चीज़ें। उससे फिर उनको असली व्यक्तित्व का पता चलता है जो कि वो सामने छुपा रहा होगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा है साक्षात्कार विधि। जैसे आप लोगों का इंटरव्यू होगा, आप कैसे शिक्षक बनेंगे, बढ़िया बनेंगे नहीं बनेंगे, तो उसमें जांचना क्या है, नॉलेज का जो इंटरव्यू है आपका, वो नॉलेज का नहीं है, पर्सनालिटी का है। पर्सनालिटी का मतलब आप अच्छे टीचर होंगे नहीं होंगे, पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, बच्चों को जज करने का तरीका, ऐसी चीज़ों को परखने की कोशिश होगी साक्षात्कार में। तो ये तरीका होता है और ये हम भी करते हैं। और साक्षात्कार का मतलब ये नहीं कि सबका इंटरव्यू हो, जो हम बातचीत कर रहे हैं वो भी क्या है, एक तरह का साक्षात्कार ही है। तो उससे भी हम सामने वाले का इंटरव्यू, या फिर जैसे हमें किसी के बारे में कोई निर्णय लेना है, उसकी बात को स्वीकारना है अस्वीकारना है, तो हम कुछ देर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो वो भी एक तरीका है। इसके अलावा रेटिंग स्किल्स। रेटिंग स्किल्स में क्या होता है, अन्य व्यक्तियों से उनका विचार पूछा जाता है कि बताइए जरा इस व्यक्ति के बारे में क्या है। जैसे चुनाव होते हैं, तो चुनाव में जो है टीवी वाले न्यूज वाले ये तमाम लोग जो है ओपिनियन लेते हैं जनता का, बताइए नेता कैसा है, क्या है। तो वो भी तो क्या है, व्यक्तित्व को जांचने परखने का एक तरीका है। यही चीज क्लासों में होती है कि टीचर बोलता है कि बताओ जरा इसके बारे में बताइए, या फिर कई लोगों के बारे में कई सारे लोग अपना अपना विचार देते हैं, या कई शिक्षक किसी विद्यार्थी के बारे में अपना विचार देते हैं कि ये ऐसा है ऐसा ऐसा है। 4 लोगों ने बोल दिया तो हम एक आंकलन आ जाता है कि हाँ ये ऐसा है। तो ये भी एक तरीका है। उसके अलावा समाज मिति विधि। समाज मिति में क्या होता है, व्यक्तित्व के सामाजिक पक्षों का मूल्यांकन होता है। ये J.L. मैरिनो ने दिया था। सामाजिक पक्ष मतलब सामाजिक रूप से वो कैसा है, क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या देखता है, और क्या उसकी अवधारणा है ये। उसके अलावा परिस्थिति परक परीक्षण, यानी स्थिति के जैसे किसी के सामने हमने एक सिचुएशन रख दी और फिर बोला कि जरा प्रतिक्रिया दो इस पे, क्या करोगे, कैसे करोगे, क्यों करोगे, क्या क्या देखोगे। तो उससे भी व्यक्तित्व पता लग जाता है ये कैसा है, हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा। या फिर जैसे भी हमें कोई अगर हमें कोई काम सौंपता है हमारे घर में या कहीं और पे कहीं पर भी, तो वो हमारे व्यक्तित्व को ही पहले परखता है कि अरे ये है, इसको काम को कर सकते हो, बताओ कैसे कैसे करोगे, उसी के बाद वो सौंपता है। यही काम बच्चों में भी है कि उसके प्रवृत्ति व्यक्तित्व को देख करके निर्धारित होता है। और आत्मकक्षा विधि, आत्मकक्षा यानी सेल्फ इवैल्यूएशन। तो ये वो मापने के तरीके हैं जिसके द्वारा व्यक्तित्व को परखा जा सकता है, मापा जा सकता है कि व्यक्तित्व क्या है, कैसा है और किस तरह का है। व्यक्तित्व जो विकास है इसका सामान्य अर्थ का निर्धारण क्या है, व्यक्ति के रूप, रंग, कद, चौड़ाई, मोटाई और पतलापन। ये एक सामान्य व्याख्या थी किसकी, व्यक्तित्व की। और फिर हमने इसको और विस्तारित किया, मानसिक और सामाजिक शारीरिक गुणों का मिश्रण। मनोवैज्ञानिकों ने इसे और ज्यादा विस्तारित किया। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने क्या कहा व्यक्तित्व के बारे में, मानव के गुणों, लक्षणों, क्षमताओं, विशेषताओं आदि की संगठित इकाई ही क्या है, व्यक्तित्व। यानी इन सारी बातों को जोड़ें तो जो व्यक्तित्व की आज परिभाषा है वो ज़्यादा बड़ी हो गई है पर्सनैलिटी की। पहले जो है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, ये रो उनको नापते थे। फिर बाद में आया कि शारीरिक सारी बातें और मानसिक सारी बातें।
और फिर मनोवैज्ञानिकों ने उसमें और चीजें जोड़ डाली। फिर उन्होंने कहा लक्षण, क्षमता, विशेषता, सब कुछ ये व्यक्तित्व विकास की बातें हो गई। अब इसमें जो है कुछ विद्वान है, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। एक है इसमें मन, इन्होंने जो है व्यक्तित्व के बारे में क्या बोला, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, वो व्यवहार कैसे करता है, एक उसकी रुचियां क्या है, दो उसका दृष्टिकोण क्या है, तीन उसकी क्षमताएं क्या हैं, चार उसकी योग्यताएं क्या हैं, पांच उसकी अभिरुचियां क्या हैं, छह इन सबको जोड़ें और इन सबको संगठित कर दें तो उसी को क्या बोलेंगे, व्यक्तित्व। ये व्यक्तित्व बन जाएगा। तो इस तरह से मन के अनुसार एक विद्वान है, उन्होंने कहा व्यवहार का तरीका, उसकी रुचि, उसका दृष्टिकोण, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी अभिरुचियां, सबको विशिष्ट जोड़ करके जो संगठित व्यवहार निकल के आता है वही क्या है, व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व के पहलू क्या क्या हैं, तो इसमें पहलू के रूप में हम इनको इस तरह से देखते हैं, इसके चार पहलू हैं। क्रियात्मक पहलू जिसमें व्यक्ति की भावुकता, कि कितना भावुक है वो, इमोशनल कितना है, शांति कैसी है उसमें, विनोद प्रियता कैसी है, मानसिक श्रेष्ठता कैसी है, इन चीजों को जोड़ करके हम क्रियात्मक पहलू के आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हैं। एक दूसरा है सामाजिक पहलू वाला, इसमें दूसरों पर डाले जाने वाले सामाजिक प्रभाव को देखते हैं, यानी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ बोलता है, करवाता है, तो कितना प्रभाव डाल सकता है उस पर, यह भी एक व्यक्तित्व की विशेषता है। यही कारण है कि हर कोई दूसरों से काम नहीं करवा सकता, बल्कि ये काम कराने का एक व्यक्तित्व होता है व्यक्ति के अंदर। तीसरा करण संबंधी पहलू, करण मतलब जो कार्य हैं और उससे जुड़े हुए पहलू हैं, उनके तालमेल से हम इसका आंकलन कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ अन्य पहलू भी हो सकते हैं। तो व्यक्तित्व के पहलुओं में हम क्रियात्मक पहलू, दूसरा सामाजिक पहलू, तीसरा करण संबंधी पहलू, और इसके अलावा कुछ अन्य भी अगर है तो ये व्यक्तित्व के पहलू हो जाएंगे। व्यक्तित्व की इन तमाम चीजों के आधार पर अगर विशेषता निकालेंगे तो तब क्या क्या विशेषता आएगी। एक तो इसमें आत्मचेतना होती है व्यक्तित्व के अंदर। आत्मचेतना मतलब बिल्कुल सजग है, सजग। सामाजिकता होती है, समाज में हर चीज से अवगत होना, अवेयर होना, उसके साथ जुड़ना, उसके साथ तालमेल बिठाना, सामंजस्य रखना, अच्छा सोचना। निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति, यानी जो भी चीज उसे दी जाए उसे पूरा करने का प्रयास करता है, ये भी विशेषता है। सामंजस्य, अलग अलग स्थितियों, परिस्थितियों, दिक्कतों, समस्याओं के बीच में तालमेल बिठाना, सामंजस्य बिठाना। और हम लोग जो रोज अपने काम धाम करते हैं, नौकरी करते हैं, घर चलाते हैं, ये तमाम चीजें सामंजस्य में है। एक अच्छा व्यक्तित्व वाला तालमेल बिठा लेता है सब जगह, जो नहीं है वो नहीं बिठा पाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति, बिल्कुल डिटरमाइंड होते हैं अपने काम के लिए, चीज के लिए, कुछ भी। और विकास की निरंतरता, यानी हमेशा डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तमाम चीजें अगर हम जोड़ दें तो इन्हीं सबको हम बोलेंगे व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो ये व्यक्तित्व की विशेषताओं की श्रेणी के अंदर आ जाएंगे कि क्या क्या है। इसके अलावा व्यक्तित्व के कुछ गुण हैं, ये वुडवर्थ हैं। वुडवर्थ इन्होंने जो है व्यक्तित्व के कुछ गुण बताए थे। गुणों का अर्थ जैसे दयालु होना, कठोर होना, मूर्ख होना, बुद्धिमान होना, ये जो है गुणों का अर्थ है। तो ये व्यक्तित्व के गुणों की श्रेणी के अंदर आते हैं। ये गुणों की संख्या कितनी होती है, कितने गुण होने चाहिए अच्छे व्यक्तित्व में, तो ये निर्धारित करना मुश्किल है, इसलिए इसकी संख्या निर्धारित नहीं हो पाती है। तो ये भी एक इसका पार्ट है। इसके अलावा जो है गुणों के प्रकार, कितने प्रकार के गुण होने चाहिए, तो इसमें बात हो रखी है वुडवर्थ के अनुसार नैतिक और अनैतिक के बीच में जो है उसे समझ होनी चाहिए। वास्तविक और प्रत्यक्ष,
और बाह्य और आंतरिक, इन चीजों का जो है उसे डिफरेंस जो है पता होना चाहिए। ये गुणों के प्रकार में है। उसके अलावा गुणों का महत्व, गुणों का वितरण, इसमें जो है वुडवर्थ ने 12 गुण बताए हैं। जैसे कई सारे लोग क्या होते हैं, उत्साही, दृढ़ निश्चयी, उसके उलट में क्या हो जाएगा, उत्साहहीन और ऐसे टाल मटोल वाले। फिर उसमें जो है कोई विनोद प्रिय हो जाएगा, कोई विनोद प्रिय नहीं होता है। कोई जो है सामंजस्य बनाने वाला होता है, कोई सामंजस्य बनाने वाला नहीं होता है। कोई जो है निरंतर जो है कर्मशील होते हैं, कोई निरंतर नहीं कर्मशील होते हैं। कोई जो है सजग रहते हैं, कोई सजग नहीं रहते हैं। तो ऐसे ऐसे इन्होंने 12 गुण बताए थे वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के पार्ट में। तो ये जो है व्यक्तित्व के पार्ट की गुण हो जाएंगे। और उसके अलावा एक और है इसमें, फ्रायड ने भी जो है व्यक्तित्व को समझाया। ये सिगमंड फ्रायड हैं, साइकोलॉजिस्ट थे ये बड़े। इन्होंने जो है मन की दशाएं बोली हैं। पहले मन, जो हमारा मन होता है, उसकी इन्होंने कुछ दशाएं बताई हैं। इन्होंने कहा कि कुछ चेतन मन होता है, कुछ अचेतन होता है और कुछ अर्धचेतन होता है। 3 तरह का मन बताया इन्होंने। तो व्यक्तित्व के निर्धारण में इसकी एक भूमिका होती है कि चेतन मन वाले मन कैसा है, चेतन है कि अचेतन है कि अर्धचेतन है। तो चेतन का मतलब बिल्कुल सजग, अवेयर, हर चीज के बारे में जो है अपडेट होना, जानना, समझना, उनके हिसाब से क्रिया प्रतिक्रिया देना। अचेतन जिसे कुछ पता ही नहीं है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कैसे हो रहा ये। और अर्धचेतन मतलब कुछ का पता है, कुछ का पता नहीं है। इन्होंने इसी को समझाते हुए इसके लिए 3 तत्वों का उल्लेख किया। एक बोला इन्होंने इद का मतलब ये हुआ, जो इच्छा की जननी, जो इच्छा होती है हमारी, मीठा खाना है, खट्टा खाना है, मैगी खाना है, फास्ट फूड खाना है, नहीं खाना है, ये तो जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते हैं इस पे कंट्रोल कर सकते हो। इच्छा की जननी, तमाम प्रकार की इच्छाएं होती है मनुष्य की, उन पे कंट्रोल करना। तो ये ईद है। ईद ये जीवन और मृत्यु दोनों मूल प्रवृत्तियों का केंद्र होता है, जीवन और मृत्यु सबका। और जो लोग इसको, जिनमें ये होता है, वो अपनी इच्छाओं पर काफी कुछ नियंत्रण रख लेते हैं। दूसरा है अहंकार, जिसे कहते हैं ईगो। ये व्यवहार पर नियंत्रण करता है। तो ईगो तो सभी पे होता है छोटी छोटी बात के लिए, परंतु जो नियंत्रण कर सकते हैं उस पर, वो एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा है परम अहंकार, सुपर ईगो। ये बाद में आता है आदमी के अंदर, लास्ट में, जब आदमी नौकरी लग जाता है, पैसा आ जाता है, सक्षम हो जाता है, तो तब वो आदर्शवादी, नैतिकता, इन बातों की करता है। तो सिगमंड फ्रायड ने इन 3 तत्वों को बताया था व्यक्तित्व के पार्ट में। और उसके अलावा उन्होंने मन की दशाओं को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। ये व्यक्तित्व के सिद्धांत पर निर्धारित है। तो ये हो गया व्यक्तित्व वाला हिस्सा। इसमें से थोड़ा व्यक्तित्व वाला बचा है और लास्ट बचा है, लास्ट चैप्टर है आपका मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन, ये भी हम जो है कल स्टार्ट कर देंगे इसे, और ये 1 आध दिन के अंदर जो है पूरा खत्म हो जाएगा आपका। यहां तक कुछ पूछना है तो बोलिए। कोई क्वेश्चन डाउट है यहां से?